बच्चों इससे पहले हमने किया था आपका आर्टिकल 23 एंड 24, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। और आज हम करेंगे बच्चों आपका आर्टिकल 25 से लेके 28। ये क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं बच्चों? तो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं 6। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। पहले कितने थे? 7 थे। तो 7th वाला जो राइट है बच्चों, जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, अब वो एक कैसा बन चुका है? अब वो एक लीगल राइट बन चुका है बच्चों। कैसा राइट बन चुका है? एक लीगल राइट बन चुका है। लीगल राइट क्या होता है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, तो इसकी जो हियरिंग होती है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई क्रिमिनल केस भी करा है, तो सबसे पहला जो केस दर्ज होगा वो कहाँ पे होगा? तो वो सेशनल कोर्ट में होगा, जो सबसे नीचे वाला कोर्ट रहता है। उसके बाद वो केस जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो फिर केस कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में जाता है। समझ पा रहे हो? तो फंडामेंटल राइट ही ऐसे राइट हैं जिसको सीधा सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करता है। मतलब अगर पर्सन का वायलेट हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और अगर आपके घर से सुप्रीम कोर्ट दूर है, मान लो आप केरल के हो, तो आप सीधा कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। समझ पा रहे हो? इसीलिए क्या है, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अभी आप देख रहे हो क्या? अभी आप देख रहे हो कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट बन चुका है। लीगल राइट बन चुका है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको सेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कहां पे जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। बट फंडामेंटल राइट कैसे फंडामेंटल है? तो ये सीधा कौन इसको एंटरटेन करेगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसे एंटरटेन करने वाले। समझ में आया? ठीक है, तो मैंने बोला हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो हमारे फंडामेंटल राइट 6 है। सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमारा, मैंने क्या बताया था? राइट टू इक्वालिटी। क्या है? राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। सभी को अधिकार है किस चीज का? समान रहने का। ये अनुच्छेद कितने में आता है? तो ये आर्टिकल बच्चों आता है आपके आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। ठीक है, दूसरा राइट कौन सा होता है? तो दूसरा राइट आपका होता है राइट टू फ्रीडम। कौन सा होता है बच्चों? तो राइट टू फ्रीडम होता है। समझ पा रहे हो सभी? तो राइट टू फ्रीडम आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 से लेके बच्चों ये आता है आर्टिकल 22 तक। ठीक है, किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा राइट आएगा? आपका राइट आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। किसके अगेंस्ट राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट। ठीक है, तो ये कौन सा राइट है? ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आता है। जिसको नहीं आता है वो इससे पिछले वाली वीडियोस में देख लेना। तो आज हम करेंगे आपका कौन सा राइट? हम करेंगे फोर्थ वाला राइट। और फोर्थ वाला राइट क्या है बच्चों? फोर्थ वाला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे करना है कि आपने ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं आप वैसे वैसे करते रहो। ठीक है, अब एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा क्या? ये फंडामेंटल राइट याद करने में। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपका कौन से राइट में? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल सबसे छोटी यूनिट है। आर्टिकल से ऊपर क्या बड़ा होता है? पार्ट। पार्ट कौन से में आता है फंडामेंटल राइट? तो जो आपके एफआर हैं बच्चों, वो किस में आते हैं? वो पार्ट 3 में आते हैं। समझ पा रहे हो क्या सभी? पार्ट 3 में आते हैं, मतलब हमको इजीली मिल पाए कि कौन सी चीज कहां पे है, तो इसीलिए हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब भारत का संविधान, भारत का संविधान मुझे ये प्रोवाइड करता है कि मैं अपने तरीके से भगवान की पूजा कर सकता हूं, मैं अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं अपने तरीके से वेशभूषा धारण कर सकता हूं अपने धर्म की।
मैं अपने तरीके से धर्म का क्या कर सकता हूँ, प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। मुझे कोई क्या नहीं करेगा, मुझे कोई बाइंड नहीं करेगा कि आपको ऐसे ही करना है या फिर आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपको राइट मिलता है आर्टिकल 25 के अंदर। इसके अंदर यही आपकी क्या है, पूरी की पूरी डेफिनेशन है कि हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन का, हम अपने तरीके से भगवान को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कंसाइज का मतलब यही होता है। सभी को समझ में आ रहा है? अब हम आगे चलते हैं क्या, आर्टिकल 26 में। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों इसमें, ये इंडिविजुअल के लिए है। मतलब इंडिविजुअल मतलब ये एक पर्सन के लिए है। अगर मान लो कोई पूरा मंदिर चला रहा हो तो वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं। जो मेरा मेरा और भगवान का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, वो प्राइवेट रिलेशन है। तो उसमें मेरी मर्जी चलेगी, मैं कैसे भी भगवान की पूजा कर सकता हूं, मुझे कोई बाइंड नहीं कर सकता। इसीलिए ये क्या बोल रहा है, इसीलिए ये बोल रहा है कि ये कैसा राइट है, ये इंडिविजुअल का राइट है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। उसके बाद देखो कि अगर आप किसी आदमी को क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो वो अपने मर्जी से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फोर्सफुली कर रहे हो। फोर्सफुली करोगे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब हम आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, 26 पढ़ेंगे। ठीक है। और आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मतलब हमें अपने रिलीजियस अफेयर की क्या है, फ्रीडम है। हम कैसे भी क्या कर सकते हैं, अपने मंदिर को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कैसे भी हम क्या बना सकते हैं, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो जैसे मान लो हमारे जो फेमस फेमस टेम्पल है, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है क्या जाने का। पूरा मंदिर परिसर श्राइन बोर्ड के अंडर में होता है, और श्राइन बोर्ड डिसाइड करता है कि आज जो भी भक्त है वो कैसे दर्शन करेगा भगवान के, कहाँ से वो आएगा, कहाँ से वो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, फ्रीडम है। एक ग्रुप को फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज करो कैसे भी। आप अपने क्या करो, कैसे भी इंस्टीट्यूशन का क्या करो, मैनेज करो उसका एडमिनिस्ट्रेशन। समझ पा रहे हो? तो ये कैसा राइट हो गया बच्चों, तो ये बच्चों राइट हो गया राइट ग्रुप का। और ऊपर वाला राइट किसका है, तो ऊपर वाला राइट है इंडिविजुअल का। तो आर्टिकल 25 26 क्लियर। अब आते हैं हम आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 27 कहता है बच्चों, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। तो जितने भी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, जितने भी मंदिरों में पैसा चढ़ता है, वो क्या रहते हैं, वो फ्री रहते हैं। किस चीज के लिए, टैक्स ना देने के लिए। तो मान लो किसी टेंपल में अगर पैसा चढ़ता है, तो उस टेंपल का ये फंडामेंटल राइट है बच्चों, क्या, कि वो टैक्स नहीं देगा। मान लो कोई इनकम भी कमा रहा है तो भारत सरकार उस पर टैक्स लगाती है, पर हमारे फंडामेंटल राइट ने ये सुविधा प्रोवाइड करी है कि क्या होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। किस पे, रिलीजियन पे, रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। और आर्टिकल कौन सा आता है बच्चों, आर्टिकल आता है 28। और आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो हमें फ्रीडम है किस चीज की, किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने की। मानो कि कोई स्कूल है और वो स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा फंड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे रही है, उसमें पैसा दे रही है। ठीक है, तो फ्रीडम है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसे फंड कर रही है बच्चों, तो वहां पे जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है ना, सबको फ्रीडम है कि वो उस इंस्टीट्यूशन की जो रिलीजियस प्रेयर होती है, या फिर जो रिलीजियस उनका क्या होता है, प्रोग्राम होता है, उसको अटेंड ना करने की। मान लो वो स्कूल एक ए रिलीजियन का है, और उसमें ए रिलीजन की चीजें चल रही है, कि उसमें मान लो कि कोई प्रेयर है या फिर कोई कुछ करना पड़ता है, जैसे हम किसी को भी प्रेयर करते हैं, और वो बच्चा बी रिलीजन का है। ठीक है, तो वो स्कूल वाले उसको कंपेल नहीं करेंगे कि आपको भी ये अटेंड करना पड़ेगा।
जैसे आपके स्कूल में असेंबली होती है क्या, तो सबको मैंडेटरी रहता है कि असेंबली अटेंड करनी है। मान लो उस असेंबली में कोई रिलीजियस प्रेयर है, तो जो बच्चा उस रिलीजियन से नहीं है वो बच्चा बोल सकता है क्या कि मैं इस प्रेयर को नहीं बोलूंगा या फिर मैं ये वाली मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। पर शर्त ये होनी चाहिए कि वो स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा फंड होना चाहिए, या फिर आधा फंड गवर्नमेंट ने किया है और आधा फंड किसने किया है, आधा फंड किया है आपका एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। मान लो वो फुली फंडेड है, किसके द्वारा, किसी किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा फुली फंडेड है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको अटेंड करनी पड़ती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या किया बच्चों, हमने किया पार्ट 4। पार्ट 4 में आर्टिकल थे 25 से 28। पहला आर्टिकल है 25 जो कि हमको प्रोवाइड करता है क्या, फ्रीडम, कैसे भी प्रेयर करने का, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का। आर्टिकल 26 आता है तो हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने का अधिकार मिलता है। उसके बाद आर्टिकल आता है 27 जो कि हमें बोलता है कि हमें फ्रीडम है मैनेज करने की क्या, अपना रिलीजियस अफेयर। उसके बाद आता है आर्टिकल 27 जो कि बोलता है कि हमें फ्रीडम है किससे, टैक्सेशन से। उसके बाद आता है 28 और वो बोलता है क्या कि हम रिलीजियस जो मीटिंग है, जो रिलीजियस मीटिंग है वो बच्चा अटेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो किसी और धर्म की है, उसको इस चीज का क्या मिलता है, फ्रीडम मिलती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किसमें, पार्ट 5 में, जो कि हमें बोलता है क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29 और 30। तो बच्चों एक बात मेरी याद रखना आप, जो कि ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है ना, ये माइनॉरिटी के लिए है। ये किसके लिए है, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी से आप क्या समझते हो, कोई बताएगा मुझे, माइनॉरिटी से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी मतलब जो कम रहता है इन नंबर में। जैसे मान लो कि जो इंडिया है, हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 सबसे ज्यादा जो जिस धर्म को मानते हैं वो है हिंदू। ठीक है, तो हिंदू जो धर्म है यहाँ पे वो मेजॉरिटी में है। उसके बाद उससे नीचे कौन सा धर्म है, या फिर उससे नीचे नंबर में जो सेक्ट मानते हैं जिस धर्म को, वो है बच्चों आपका मुस्लिम। तो मुस्लिम आपके क्या है, माइनॉरिटी हो गई। दूसरी माइनॉरिटी आपकी कौन हो गई बच्चों, जैन हो गए। तीसरी हो गई सिख। फोर्थ हो गए पारसी, पर्शियन वाले। ठीक है, फिफ्थ हो गए बुद्धिज्म, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, माइनॉरिटी में। अब माइनॉरिटी है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि इनका कल्चरल हेरिटेज क्या रहे, इंटैक्ट रहे, ये अपने कल्चर के साथ जुड़े रहे। तो सरकार ने क्या बोला कि हम माइनॉरिटी को भी राइट देंगे। क्यों, क्योंकि प्रियम्बल की लाइन याद करो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन सोलोमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेकुलर, बोला है क्या वर्ड, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ, ये है ना। ऐड हुआ था क्या, कौन सी कमेटी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या ऐड किया बच्चों, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐड किया क्या, सेकुलर वर्ड। ठीक है, दूसरा ऐड किया कौन सा वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड। तीसरा ऐड किया कौन सा वर्ड, इंटीग्रिटी। किस में ऐड किया, कोई पूछेगा तो किस में ऐड किया, ये प्रियम्बल में ऐड किया। कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया बच्चों 1976। तो देखो ये हमारे सेकुलर होने का क्या देता है, एक हमारे सेकुलर होने का ये एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हम अपने माइनॉरिटीज को भी इंटैक्ट रखते हैं, हम अपने माइनॉरिटीज को भी बचा के रखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट क्या होंगे, उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनके रहने सहने का तरीका, उनका टेक्स्ट, उनका रिलीजियन,
उनका कस्टम, यही तो है उनका इंटरेस्ट। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का क्या भारत सरकार ने उन्हें, या फिर भारत सरकार नहीं बोलेंगे, संविधान ने उन्हें राइट दिया है आर्टिकल 29 के अंदर। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, देख रहे हो कि हर एक तबके को क्या मिल रहा है, राइट मिल रहा है। तो ये कैसा टाइप का डेवलपमेंट है? ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है बच्चों। कैसा? इंक्लूसिव, मतलब सबका साथ हो रहा है इसमें, सबको संविधान क्या करके चल रहा है, एक साथ लेके चल रहा है। तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक्सक्लूसिव मतलब आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन का ही डेवलपमेंट कर रहे हो। ये कैसा डेवलपमेंट हो गया? तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया बच्चों। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब आर्टिकल हम 30 में चलेंगे, और आर्टिकल 30 बोलता है कि माइनॉरिटीज को राइट है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का। जैसे आपने मदरसे सुने होंगे, तो मदरसे किसका वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व कर रही है? वो एक पर्टिकुलर रिलीजियन का कर रही है, और उनको इस चीज की आजादी कौन देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 देता है बच्चों उनको इस चीज की क्या, फ्रीडम, कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? इसे पढ़ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपने पढ़ लिया होगा। अब हम करते हैं आगे। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को क्या करता था, डील करता था। और आर्टिकल 31 अब क्या हो चुका है, अब नल एंड वॉइड हो चुका है, और वो आर्टिकल 300A में आ चुका है एज अ लीगल राइट। थोड़ा मैं भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, इतनी चीजें कैसे ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि ये जो आर्टिकल है ना 31, ये क्या हो चुका है बच्चों, ये नल एंड वॉइड हो चुका है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया कि ये लीगल राइट बन चुका है बच्चों। ये क्या बन चुका है, लीगल राइट। कौन से आर्टिकल में आता है अगर कोई पूछेगा, तो आर्टिकल 300A में आता है ये। ठीक है ना, 300A किससे रिलेटेड है? ये आर्टिकल्स रिलेटेड है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से। सेंटर स्टेट रिलेशन जो हमारे आर्टिकल हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी का एक सब पार्ट है ये। और ये कौन से अमेंडमेंट से आया है, ये आया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। सभी को समझ में आ रहा है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और ये कब आया है बच्चों, तो ये आपका आया है 1978 में आर्टिकल 300A के अंदर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो इसमें आपको यही याद रखना है कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टीज में डील करता है, और अब नल एंड वॉइड हो चुका है, अब ये लीगल राइट बन चुका है। अब हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चों, जिसको बोलते हैं आपका क्या, आर्टिकल 32। बी आर अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को बोला गया है क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया है आर्टिकल 32 को, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का ये क्या है, मतलब दिल भी है और क्या है, जान भी है। अगर आर्टिकल 32 ना हो तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना बच्चों, आर्टिकल 14 से लेके और आर्टिकल कहाँ तक, आर्टिकल 36 35 तक, सारे के सारे क्या हैं, बेकार हैं। उनमें मतलब पावर नहीं है। जो असली पावर प्रोवाइड करता है बच्चों, वो आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। याद रखना, ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और बताते हैं इस राइट के बारे में। तो देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, हार्ट एंड सोल है। ठीक है, बेसिक फीचर है संविधान का। बेसिक फीचर से आप क्या समझते हो, बस एक बार याद रखना मेरी, कि बेसिक फीचर का मतलब है कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे अभी आपको मैंने बताया, क्या मैंने आपको बताया कि बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है, अब वो लीगल राइट बन चुका है। वो कैसे बना, तो वो बना अमेंडमेंट से। पर जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना बच्चों, बेसिक फीचर, ये चेंज नहीं होते हैं, चाहे कोई सा भी अमेंडमेंट हो, कोई चेंज ही नहीं कर सकता है इनको, ये सेम के सेम रहेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, पार्लियामेंट एम्पावर करता है टू इशू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड रिट्स। ठीक है ना, पार्लियामेंट एम्पावर करता है किसको, जुडिशरी को, कि आप क्या करो, डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट जारी करो, किसके अगेंस्ट, जो काम नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट। तो इसमें आपको पावर देखने को मिल रही है कोर्ट्स में। और आर्टिकल 32 की पावर कौन एक्सरसाइज करेगा बच्चों, तो हर समय याद रखना, इसकी पावर एक्सरसाइज करेगा सुप्रीम कोर्ट, कोई अदर कोर्ट नहीं। रिट केवल कौन जारी कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या बेंच कहां पे है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहां पे, तो दिल्ली में ही है और कहीं नहीं है। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एम्पावर किया है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो अलग अलग कंट्रीज में, सॉरी अलग अलग स्टेट में भी अपनी बेंचेस बना सकती है। बट अभी एक ही बेंच है, वो कहाँ है, दिल्ली में। अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 32 क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है इससे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करे हुए रिट पढ़ रहे हैं, तो हाई कोर्ट के द्वारा जारी करे हुए भी पढ़ लेते हैं, इजी रहेगा ना। जब हम किसी भी दो चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो हमें जल्दी याद होता है, हमें क्या होता है, हमें वो चीज जल्दी याद होती है। तो हम इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो ये वाली जो आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 226 है, इसकी रिट कौन जारी करता है, केवल हाई कोर्ट। इसकी रिट कौन जारी करता है, केवल सुप्रीम कोर्ट। इसका नैरो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, इसका वाइडर रिट ज्यूरिसडिक्शन है। क्यों, ऐसा क्यों है, आप बताओ मुझे। इसका नैरो क्यों है, इसका वाइडर क्यों है। ये इसीलिए है क्योंकि जो हाई कोर्ट है ना, वो डिफरेंट चीजों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगा रिट, वो केवल 5 चीजों के लिए करेगा। बट हाई कोर्ट क्या करता है, डिफरेंट चीजों के लिए भी रिट जारी कर सकता है बच्चों। इसीलिए इसका क्या है, वाइडर, इसीलिए इसका नैरो है और इसका वाइडर है। ठीक है, अब देखो ये जो रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंदर। सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है बच्चों मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सेरिटरी, और फिफ्थ वाला क्या है, को वारंटो। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है, क्यो वारंटो। ठीक है, सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है बच्चों, हैव द बॉडी। मान लो आप घर से निकले और आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो पता ही नहीं चला कि लड़का कहाँ गया, है ना। अब आपके माँ बाप ढूंढ रहे हैं, यार मेरा लड़का कहाँ गया। अब वैसे तो आर्टिकल 20 में बोला गया है कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को उठाता है, सॉरी आर्टिकल 22 में बोला गया, आर्टिकल 20 में तो कन्विक्शन के बारे में बोला गया। तो आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है बच्चों, अगर कोई पुलिस वाला उठा के ले जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है उस आदमी को। अगर नहीं दिखाएगा तो उसके अगेंस्ट क्या जारी हो जाती है, हैबियस कॉर्पस जारी हो जाती है। कोर्ट बोलता है, मैंने बोला रिट कौन जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बच्चों कि मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए ये आदमी, मुझे उस आदमी की बॉडी चाहिए, वो है कहां पे।
और जब ये रिट जारी होती है तो हर किसी को काम करना पड़ता है। पुलिस वालों के लिए जारी होगी रिट कि मुझे उसकी बॉडी चाहिए, इसी को बोलते हैं हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जारी होता है तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है अथॉरिटी को कि वो आदमी है कहां पे, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। तो देखो एम्पावर कर रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट को एम्पावर कर रहा है ना। इतने राइट आपने पढ़े बट इतना एग्रेसिवली कोई नहीं बोल रहा है, इसीलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा क्या है, लिटरली वी कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि हम कमांड करते हैं। मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, अब बहुत बड़ा ऑफिसर है तो आप उसके यहाँ जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो, कॉमन आदमी तो जा ही नहीं सकता है। अब मान लो कुछ काम दे रखा है उसको, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर रिफ्यूज हो चुका है वो, तो अब क्या होगा, अब इसके अगेंस्ट जारी होगा मैंडेमस, और आपका सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगी उस ऑफिसर को कि आप ये वाला काम क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर इस काम के लिए मुझे अपडेट दो, ये काम कहां तक हुआ है। तो इसको कहते हैं क्या, मैंडेमस। समझ पा रहे हो सभी? उसके बाद थर्ड वाला है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड। ये किसके लिए, ये कोर्टों में जारी होता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अपने से जो छोटी कोर्ट है उनको क्या बोला कि ये जो मामला है ना, ये जो केस है, ये आपकी औकात से बाहर है, ये केस क्या करो आप अभी के अभी बंद कर दो। जैसे अभी कुकी और मैती वाला क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो कुकी और मैती वाले इंसिडेंट में क्या हुआ, जो हाई कोर्ट था, कहां का, मणिपुर का, उसने बोला कि मैती वालों को आना, मैती वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का। कुकी लोग आ रहे हैं तो मैती भी शेड्यूल ट्राइब में आएगी। अब मैती वाले खुश हो गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी करा रिट जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर को कि भाई आपने कैसे जारी कर दिया, ये तो मेरा मामला है, आपने कैसे इतना बड़ा जजमेंट दे दिया। और इसकी वजह से देखो कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया, कहां पे, मणिपुर में, क्योंकि उनको लगा कि यार हमारा राइट है, अब तो हम एसटी में आ गए हैं, बस हमको सरकार नहीं दे रही है ये वाला स्टेटस, हमको पार्लियामेंट नहीं दे रही है ये वाला स्टेटस। तो उन्होंने अपने स्टेटस लेने के चक्कर में देखो पूरी की पूरी मणिपुर की क्या हालत कर दी है। समझ पा रहे हो? तो एक डिसीजन की वजह से देख रहे हो कितना डायनामिक्स चेंज हो जाता है, कितने लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया प्रोहिबिशन। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि ये आपकी औकात से बाहर का डिसीजन है, आप इस पर डिसीजन मत दो, प्रोहिबिशन। सैरियोटेरी में क्या होता है, सैरियोटेरी भी हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच का मामला है। सैरियोटेरी में बोलता है सुप्रीम कोर्ट ये केस आप मेरे को दे दो। प्रोहिबिशन में क्या बोला, प्रोहिबिशन में उसने बोला कि ये केस बंद करो। सैरियोटेरी में बोलेगा ये केस आप मेरे को दे दो, मैं इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मैं इसकी हियरिंग करूंगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, और ये दोनों के दोनों किसके लिए इशू होते हैं बच्चों, तो ये दोनों के दोनों इशू होते हैं कोर्ट से रिलेटेड। कौन इशू कर रहा है इनको, तो इनको इशू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मतलब मान लो कि मैं किसी सीट, मान लो कि एक लड़का है और वो बन गया आईएएस ऑफिसर, और जब उसके डॉक्यूमेंट चेक हुए तो पता चला कि इसकी डिग्री तो फेक है, तो तब सुप्रीम कोर्ट जारी करती है क्यों वारंट, कि अपना सर्टिफिकेट दिखाओ बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट कि आपने ये पोजीशन होल्ड करी है। तो जो फेक होते हैं वो यहां से देखे जाते हैं, फेक लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। और ये कार्रवाई किनके खिलाफ हो रही है, जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में। और ये कौन जारी कर रहा है, तो ये जारी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। इसको हार्ट एंड सोल बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने, बी आर अम्बेडकर ने। अब किस किस के खिलाफ ये जारी हो सकता है, किस किस के खिलाफ ये जारी हो सकता है,
सबसे पहले क्या है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस किसके खिलाफ जारी हो सकता है, प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के खिलाफ। ठीक है, तो प्राइवेट अथॉरिटी कौन सी है, जो प्राइवेट है, पब्लिक कौन सी है, जो सरकारी है। समझ पा रहे हो क्या, ये किसी भी बॉडी के खिलाफ जो कि गवर्नमेंट हो, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ ये जारी नहीं होगा, ये केवल जुडिशरी बॉडी के खिलाफ। ये जुडिशरी बॉडी के खिलाफ, क्वाशी जुडिशरी के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव। क्वाशी जुडिशरी क्या होता है, क्वाशी मतलब कि आधा काम तो वो जुडिशरी क्या कर रही है, आधा काम किसी और का कर रही है, उसे क्वाशी बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे मैं हूं और मैं एक तरफ काम कर रहा हूं किसी चीज का और दूसरा रोल मेरा कोई और है, तो मैं क्या हो गया, मैं दोनों काम आधा आधा कर रहा हूं ना, तो मुझे क्वाशी बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्वाशी जुडिशियल का मतलब यही होता है। जैसे एक डीएम होता है, तो डीएम क्या होता है, कुछ कुछ मामले में वो अपने फैसले भी सुनाता है, और वैसे उसका काम क्या है, उसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करने का। जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भी होम मिनिस्टर उसको आदेश देता है, उसको वो फॉलो कराता है डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे ही क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई, आधा काम कुछ और, आधा काम कुछ और। आधा काम तो उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और आधा काम हो गया जुडिशरी का। ठीक है, तो ये हो गई जुडिशियल बॉडी, ये केवल जुडिशरी के है लिए है, क्वासी जुडिशियल के है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए भी ये इशू हो जाएगा बच्चों। आपको समझ में आ रही है बात, तो ये वाला मैंने बताया हैबियस कॉर्पस, ये आपका क्या है, ये मैंडेमस है। मैंडेमस के बाद ये क्या है आपका, ये प्रोहिबिशन है। ये वाला क्या है आपका, सैल्यूटरी है। और ये वाला क्या है बच्चों आपका, ये आपका क्यो वारंटो। तो देख लो किस किस के खिलाफ ये जारी होता है। ये देखो, ये किसी परमानेंट ऑफिस के लिए ही जारी होगा, जो कि सुप्रीम, जो कि संविधान के द्वारा बनाया गया है। अब ये परमानेंट बॉडी कौन सी होती है, आप मुझसे पूछोगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जैसे यूपीएससी मेंशन्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 312 से लेके आर्टिकल 323 तक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड है आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में मेंशन्ड क्या है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 में क्या मेंशन्ड है, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 में क्या मेंशन्ड है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे जो भी मेंशन्ड है ना, इनकी पोजीशंस है, और ये जो भी पोजीशन इनको होल्ड करेगा ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो उनके खिलाफ क्यों वारंट तो जारी हो सकता है। ठीक है, किसके खिलाफ जारी नहीं होगा, जो लॉफुल डिटेंशन है जिसमें या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है, उसके खिलाफ ये जारी नहीं होगा। प्राइवेट बॉडी के खिलाफ ये जारी नहीं होगा मैंडेमस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के खिलाफ जारी नहीं होगा प्रोहिबिशन, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ। लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ सैल्यूटरी जारी नहीं होगा। ये किसी भी मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट बॉडी के खिलाफ जारी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 कहता है कि जो भी फोर्सेस का पार्ट है, जो भी इंडियन आर्मी का पार्ट है, जो भी पार्ट किसका है, सीएपीएफ का पार्ट है, जो भी पार्ट किसका है, स्टेट पुलिस का पार्ट है, जो भी लोग, तो उनके सर्टेन फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। उनके क्या नहीं होते हैं, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। तो जैसे मान लो कोई आर्मी में है ना, तो उसका जैसे मान लो कोई आर्मी में है ना, तो उसका क्या नहीं बन सकता, उसका पासपोर्ट तो बन सकता है, बट वो किसी फॉरेन विजिट में नहीं जा सकता जब तक वो सर्व कर रहे हैं। पहले ये रूल किसके लिए था, सीएपीएफ वालों के लिए भी था, बट उनके लिए हट गया। अब ऐसे रूल क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि वो अलग हैं, दे आर डिफरेंट, उनकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। इसीलिए आर्टिकल 33 में क्या है, कुछ राइट नहीं मिलते हैं किसको, जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल होते हैं, जो पैरामिलिट्री के पर्सनल होते हैं, जो पुलिस के पर्सनल्स होते हैं, इसलिए उनको ड्रेस मिलती है। आर्टिकल 34 क्या कहता है,
तो आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का रूल, मिलिट्री रूल कहते हैं इसे। अब देखो मिलिट्री रूल कहां पे आपका ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, कहां पे आपका मिलिट्री रूल लग सकता है बच्चों। तो मिलिट्री रूल बच्चों वहां पे लगता है जो कि क्या होती है, आपकी हाथों से निकल जाती है, जहां पे क्या कंडीशंस, समझ पा रहे हो क्या, जहां पे आपके हाथों से कंडीशंस निकल जाती है, जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से कंडीशंस निकल जाती है, वहां पे क्या लॉन्च होता है आपका मार्शल लॉ। जैसे जम्मू कश्मीर में, जैसे मणिपुर में, तो वहां पे मिलिट्री का रूल लग जाता है। इसको बोलते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 34। 35 क्या कहता है, 35 कहता है कि अगर कोई भी चेंजेस आपको करने हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो केवल पार्लियामेंट करेगी, वो कोई लेजिस्लेटिव, वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। समझ पा रहे हो, मतलब कानून आपका पार्लियामेंट भी बनाती है बच्चों, और कानून आपका कौन बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाती है। समझ पा रहे हो क्या, ये दोनों के दोनों कानून बनाते हैं आपके, मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये दोनों के दोनों कानून बनाते हैं। बट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कानून बनाएगा ना बच्चों, वो कानून कौन बनाएगा, तो वो केवल पार्लियामेंट बनाएगा, वो कानून स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा, वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट नहीं बनाएगी कानून, वो केंद्र की गवर्नमेंट बनाएगी। समझ पा रहे हो, तो ये आज हमारे हो गए फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में आता है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पानी, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बच्चों डायरेक्टिव है, किसके लिए, राज्य के लिए, किस चीज के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि केंद्र राज्य की गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कैसी पॉलिसी, जैसे 100 दिन का वो रोजगार देगी किसी भी आदमी को, या फिर महिलाओं को वो 6 महीने का मैटरनिटी रिलीफ देगी। अगर महिलाएं कहीं काम कर रही है तो उनको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड छुट्टी, ये किसी को भी नहीं है। या फिर सरकार राशन देगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, पीडीएस जिसको बोलते हैं, सरकारी राशन जिसको बोलते हैं। या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। तो सरकार जब पॉलिसी बनाती है ना किसी राज्य को लेके, तो उसके लिए डायरेक्टिव्स दे रखे हैं हमारे 36 से लेके 51 में। पर ये डायरेक्टिव्स फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है बच्चों। फंडामेंटल जो राइट है ना बच्चों, ये बाइंडिंग है, किसमें बाइंडिंग है, सरकार में। और सरकार अगर इनको प्रोवाइड नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी इनके ऊपर। फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ और सरकार ने प्रोवाइड नहीं करा रेमेडी, तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। बट डीपीएसपी को अगर फॉलो ना करे, अगर डीपीएसपी को फॉलो ना करे ना सरकार, तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये जस्टिशिएबल इन नेचर नहीं है, फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल इन नेचर है। फंडामेंटल राइट बच्चों आपके एनफोर्सिबल है इन कोर्ट, बट आपके एनफोर्सिबल इन कोर्ट क्या नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये केवल डायरेक्टिव है स्टेट के लिए कि आप जब पॉलिसी बनाओगे ना, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है। समझ में आ गया, जैसे मान लो आप किसी प्रीमाइसिस में आप आते हो, तो वहां पे आप देखते हो डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमसे वो चीज हो जाती है जो हमें नहीं करनी है, पर अगर उस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे इग्नोर कर देते हैं क्या, वैसे ही यहाँ पे है। बस एक डायरेक्टिव है, आप फॉलो करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी है। बट जब भी आप पॉलिसी बनाओगे अपने राज्य के लिए, तो इनको जरूर देखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
और हम देखते हैं बच्चों, ये हमने कहां से लिया है, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। ये कब, 1937 को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अडॉप्ट किया है। हमने तो जब 1947 से 1949 तक हमारा संविधान बना था ना, तब हमने ये चीज ली थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आता है और पार्ट चौथे में आता है ये भारत के संविधान में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, इंस्ट्रक्शंस का। मतलब ये बताता है सरकार को कि यार आपको ये चीजें करनी है, अगर आपको एक अच्छा हेल्दी स्टेट चाहिए, अगर आप सभी तबकों को उठाना चाहते हो तो ये चीजें अपनी पॉलिसीज में डालो। तो ये इंस्ट्रूमेंट है किसका, इंस्ट्रक्शंस का। समझ पा रहे हो सभी? ये कॉन्सेप्ट है किसका, वेलफेयर स्टेट का। तो आपने देखा ना, एक वर्ड ऐड हुआ था हमारे भारत के संविधान में जिसको सोशलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट का मतलब ही ये होता है वेलफेयर स्टेट। अब आपको वेलफेयर स्टेट कहां देखने को मिलेगा, जब सरकार आपके लिए काम करेगी। जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कम पैसों में इलाज मिलता है क्या, मिलता है। वो किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि हमारा स्टेट वेलफेयर है। आपको सरकारी गल्ले की दुकान में राशन मिलता है क्या कम रुपए में, किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि हमारा स्टेट वेलफेयर है। कोविड-19 के दौरान फ्री में इंजेक्शन लगे थे, किसकी वजह से लगता है, वेलफेयर स्टेट है। तो गवर्नमेंट शो करती है कि मैं क्या हूं, मैं वेलफेयर स्टेट हूं बच्चों। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देखो, ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर में, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट है ना, अगर वायलेट हो गया तो सीधा जाना पड़ता है ना उसके लिए सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए सरकार फ्री है। क्योंकि रीजन ये भी है ना, देखो हर एक स्टेट की क्या है, पर कैपिटा इनकम अलग अलग है। और जब हर एक स्टेट की पर कैपिटा इनकम अलग अलग है तो वो अलग अलग ही कानून बनाएगा। जैसे महाराष्ट्र की अलग है पर कैपिटा इनकम, तो वो ज्यादा पैसा स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है। बिहार की पर कैपिटा इनकम कम है, बिहार के पास कम रेवेन्यू आता है, तो वो कम पैसा लगाएगी, है ना। तो मान लो कि किसी के पापा तो किसी को अच्छी सी कार दिला देते और किसी के पापा किसी को मतलब पढ़ा भी नहीं पाते, तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मेरे पापा गलत है ना। तो मेन बात क्या होती है, रिसोर्सेस के ऊपर, पैसे के ऊपर। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी पैसा चाहिए। तो अगर कोई स्टेट सारे के सारे डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रही है ना, तो कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर। अब हम करते हैं आर्टिकल 36, और आर्टिकल 36 देता है किसकी डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा। जैसे आर्टिकल 12 देता था राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 सेम है। इससे पहले के वीडियो में आप देखना कि आर्टिकल 12 की क्या डेफिनेशन मैंने दी है। अब आते हैं हम आर्टिकल 37 में। तो ये ड्यूटी होती है हर एक राज्य की कि जब भी आप पॉलिसी मेकिंग करो ना, तो डीपीएसपी को पक्का इंक्लूड करो। पर अगर नहीं भी करेंगे तो कोई कार्रवाई होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। ठीक है, आप याद रखना कि पॉलिटिकल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है ना, वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। और जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है ना बच्चों, वो कौन करता है, तो वो आपका प्रोवाइड करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देता है। अब देखो, आपने आर्टिकल 37 कर लिया, 38 कर लिया, नहीं सॉरी 36 और 37 कर लिया। अब हम 38 से लेके करेंगे कहां तक, तो हमने इनको भी डिवाइड कर दिया। जैसे 38 को हमने अलग लिखा है, 40 को अलग लिखा है, 44 को अलग लिखा है। सब आप पूछोगे सर ऐसे अलग क्यों लिखा है, क्योंकि जो इन आर्टिकल्स की आइडियोलॉजी है ना, वो किसी से मैच करती है। जैसे इसकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है किससे, सोशलिस्ट से। तो इसका मतलब क्या है, ये वेलफेयर के बारे में सोचेगा लोगों के, किसके बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचेगा। इसमें आप देखते हो ये क्या है, गांधीयन डीपीएसपी है। तो गांधी जी की जैसी आइडियोलॉजी रहेगी ना, वैसी आइडियोलॉजी के बारे में ये सोचेगा। तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी है।
उसके बाद आपको मिलता है क्या, लिबरल डीपीएसपी। लिबरल मतलब जो इंडिपेंडेंट रहता है, जिसका मोटो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली, वैसे होते हैं लिबरल डीपीएसपी। समझ पा रहे हो ये तीनों के तीनों आप? सोशलिस्ट समझ पा रहे हो, गांधीयन समझ पा रहे हो, लिबरल समझ पा रहे हो, सभी को क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब हम करेंगे 38। तो 38 का मतलब क्या है, ये सारी की सारी जो बातें रहेंगी ना बच्चों इसमें, वो रहेंगी किससे रिलेटेड, वो रहेंगी आपकी वेलफेयर से रिलेटेड। तो देखो क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटीज कम करनी है इनकम में, इनइक्वालिटीज कम करनी है स्टेटस में, बराबर का पैसा बंटना चाहिए, रिसोर्स बंटने चाहिए, पैसों का एक जगह क्या नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को क्या मिलना चाहिए, समान पैसे मिलने चाहिए, हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, हेल्थ वर्कर का अब्यूज नहीं होना चाहिए, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, बोल रहा है आर्टिकल 38 एंड 39। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारे वेलफेयर के बारे में, कि हमारे सरकार कैसे वेलफेयर कर रही है, किसका, लोगों का, बच्चों। तो आपने इसमें क्या याद रखना है, जो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपने इसमें याद रखना है ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत। आर्टिकल 39 है, फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो सरकारी वकील मिलता है क्या आपको, जिसपे पैसे कम रहते हैं, उस आदमी को सरकारी वकील प्रोवाइड करती है ना गवर्नमेंट, वो इसी आर्टिकल की वजह से करती है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। ठीक है, ये वाला आर्टिकल याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला इनइक्वालिटीज वाला कम करने का कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, 44। तो 38 क्या कह रहा है, बराबर पैसों का क्या, बराबर पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन। 39 क्या कह रहा है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 39A क्या कह रहा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, 39A के बाद हम किस में आते हैं, 40। 40 है गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि कहता है विलेज पंचायत के बारे में। किसके बारे में, विलेज पंचायत, कि हर जगह विलेज पंचायत होनी चाहिए। तो ये किसका प्रिंसिपल था, गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी चाहते थे क्या, डेमोक्रेसी। उस 40 के बाद देखो 41 किस में आ रहा है, 41 आ रहा है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। और 41 क्या कहता है, 41 कहता है राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो सबको किसका अधिकार मिलना चाहिए, काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार, जैसे मनरेगा होता है, 100 दिन का गारंटीड क्या मिलता है उसमें, रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मनरेगा में दिहाड़ी मिलती है लोगों को। तो वो किसके कारण मिलती है, वो राज्य सरकार क्यों लॉन्च करते हैं, वो इसलिए लॉन्च करते हैं क्योंकि 41 में बोला गया है कि आप राइट टू वर्क दोगे सभी को, राइट टू एजुकेशन दोगे आप सभी को, और पब्लिक असिस्टेंस दोगे सभी को। उसके बाद देखो 42 क्या कहता है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो महिलाओं को 6 महीने का जो अवकाश मिलता है सरकार के द्वारा, वो किसके कारण मिलता है, अनुच्छेद 42 के कारण, आर्टिकल 42 के कारण आपको क्या मिलता है, मैटरनिटी रिलीफ मिलती है बच्चों। अब हम करेंगे 43, और 43 आपको कहां पे देखने को मिलेगा, लिबरल वाले में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। 43 क्या कहता है कि डिसेंट वर्क स्टाइल होना चाहिए वर्कर्स का, ऐसे नहीं कि वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे उनका क्या हो रहा है, हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। 43A क्या कहता है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का, कहाँ, इंडस्ट्री में। तो आपने देखा होगा कि यूनियन बनाते हैं ना, कौन, जो वर्कर रहते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंस मिली है आर्टिकल 43A के अंदर, कि वो अपनी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वर्कर्स के क्या ना हो, राइट इन्फ्रिंज ना हो बच्चों। समझ पा रहे हो सभी? उसके बाद देखो 43 में क्या बोल रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री। तो 43 उधर भी है, 43 इधर भी है। 43 उधर में क्या बोला उसने, उसने बोला कि वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन मिलनी चाहिए वर्क की। और क्या बोला उसने 43 में, कि वर्कर्स फॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी, कैसी सोसाइटी, जिसमें यूनियन टाइप होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है 43 में, इसमें बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में, कॉटेज इंडस्ट्री। अब इसमें क्या बोलेगा 43B में, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है ये, 97th अमेंडमेंट 2011, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार भी आ सकता है। ठीक है,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी होती है? जैसे अमूल हो गया, तो अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल क्या है बच्चों? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो यूनियन है फार्मर्स का, जिसने पूरा का पूरा इंडिया को चेंज करा किसमें? एक व्हाइट रिवॉल्यूशन में। आज इंडिया के पास इतना दूध है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, और किसी जमाने में ऐसा था कि हम इंपोर्ट करना पड़ता था हमें, ठीक है। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सभी लोगों को मिलेगा क्या? दूध मिलेगा ना। तो हमारा जो लोगों की हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, और जब लोगों की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो हमारा क्या होगा? जो ह्यूमन डिविडेंड है वो स्ट्रांग होगा। ह्यूमन डिविडेंड स्ट्रांग होगा तो हमारी जीडीपी भी स्ट्रांग होगी बच्चों, समझ पा रहे हो? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको याद रखना है। तो आपको मैंने क्या बताया? 43 में आपको सोशलिस्ट भी मिलेगा और 43 में गांधीयन भी मिलेगा, इस पे याद रखना। और हमने ये डिवाइड क्यों करा है? क्योंकि ये उस आइडियोलॉजी को क्या करते हैं? पावर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 43 के बाद 44, अब देखो ये लिबरल विचारधारा का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2 ही राज्यों ने अभी लागू किया है। हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने पिछले साल लागू किया था, और उससे पहले लागू किया था बच्चों किसने? गोवा में। अभी उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया है। तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सब बराबर है, किसी को स्पेशल पावर, स्पेशल एक्ट नहीं लगेगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट होता है तो उसमें हिंदुओं के लिए होता है, जैसे मुस्लिम्स का होता है मैरिज का तो उसमें मुस्लिम्स का मैरिज का होता है, ठीक है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है? सब बराबर है, एक कानून जो बना है वो सब पे लगेगा, यूनिफॉर्म है सब। 45 क्या कहता है बच्चों? 45 ये कहता है कि जो भी एज 14 से छोटे हैं, ये वाला तो हट गया। अब इसमें आ गया 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको क्या प्रोवाइड करना? उनको हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो जो आंगनबाड़ी है ना, आंगनबाड़ी आपके अनुच्छेद 45 में ही आती है। सरकार चलाती है आंगनबाड़ी, क्यों चलाती है? क्योंकि जब भी पॉलिसी बनाएगी वो, तो डीपीएसपी को उसे पक्का देखना ही पड़ेगा बच्चों। उसके बाद देखो 45 के बाद आपका क्या आएगा? 46। 46 कहाँ पे है आपका? गांधीयन में। और 46 बोलता है एससी एसटी का प्रमोशन। याद करो पूना एक्ट, पूना एक्ट याद करो 1932, याद आ रहा है? किस किस में बीच में साइन हुआ था? बी आर अम्बेडकर और किसके बीच में साइन हुआ था? बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ था। तो गांधीयन फिलॉसफी से ऐड करेगा क्या ये? तो एससी एसटी का प्रमोशन कौन से वाले आर्टिकल में? 46। तो याद हो जाएगा ये, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। 46 के बाद हम आएंगे 47 में बच्चों, ठीक है। और 47 आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा और 47 यहां पे भी देखने को मिलेगा। 47 में क्या बोलता है वो? कि कोई भी लिक्वर वगैरह है, कोई भी ड्रग टेकिंग है, कोई भी ड्रग टेकिंग है, कोई भी लिक्वर वगैरह है, उसका क्या नहीं करना? उसको कंज्यूम नहीं करना। तो गांधी जी का जैसे नॉन कॉपरेशन हुआ, गांधी जी का जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, तो वो उन्होंने ना शराब के जो ठेके थे उनको भी टारगेट किया, क्योंकि ये भी क्या कर रहे थे? लोगों के अंदर क्या भर रहे थे? गलत चीजें भर रहे थे, गलत आचरण भर रहे थे, और इससे हम क्या कर रहे थे? पीछे जा रहे थे, हम आजादी नहीं ले पा रहे थे। किसी भी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले किसको टारगेट करना चाहिए? उसका जो यूथ है। यूथ टारगेट हो जाएगा तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी टारगेट हो जाएगी बच्चों। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या बोला? कि जो भी ऐसी चीजें होती है जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए, वो हमको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। उनके एजेंडे में भी यही था, जो भी वो रिवॉल्यूशन वगैरह करते थे, रिवोल्ट वगैरह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो अब देखो सोशलिस्ट में क्या बोलेगा? सोशलिस्ट में बोलेगा कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशन वगैरह हमें चीजें लेनी चाहिए अपने डाइट में, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट है। अब ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगी स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है। 47 के बाद आपका आएगा कौन सा आर्टिकल बच्चों? 48। और 48 जो लिबरल है, लिबरल में क्या बोलता है? कि हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री करनी चाहिए। 48 क्या बोलता है? प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को। क्योंकि लिबरल विचारधारा का है तो लिबरल वाली सोच दिखा रहा है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट करनी है, एग्रीकल्चर प्रमोट करनी है। बट ये क्या प्रमोट कर रहा है? ये बोल रहा है कि स्लॉटर नहीं होना चाहिए काऊ का, क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड है, गांधीयन आइडियोलॉजी से। ये वाला तो ये बोल रहा है, ये वाला ये बोल रहा है। 49 वाला देखो
कि हमें प्रिजर्व करने मॉन्यूमेंट्स वगैरह। देखो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, हमें प्रोटेक्ट करना है, और डीपीएसपी में क्या है, प्रिजर्व करना है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। तो प्रिजर्व करेगी कौन, सरकार। प्रोटेक्ट करेगा कौन, आम नागरिक, क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी है। 50 क्या कह रहा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है, मतलब जो जज का काम है वो अलग है, और जो एक पुलिस वाले का काम है अलग है। पुलिस वाला जज नहीं बन सकता, पुलिस वाले को पकड़ना है लोगों को और जज के सामने ले जाना है, जज क्राइम को प्रूव करेगा। तो जुडिशरी सेपरेट है किससे, एग्जीक्यूटिव से। और 51 क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। समझ पा रहे हो सभी, क्लियर हो रहा है, सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया तो वेरी गुड। तो मैंने बताया आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 क्या कह रहा है, स्टेट की डेफिनेशन दे रहा है। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को क्या है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी टू सॉरी मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट शुड फॉलो डीपीएसपी, ठीक है। 37 क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को फॉलो करना है डीपीएसपी, जब भी वो क्या करेगी, कानून बनाएगी। 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 39 क्या कहता है, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। 40 क्या कह रहा है, 39A क्या कह रहा है, फ्री लीगल एड। 40 क्या कह रहा है, विलेज पंचायत। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। 36, 37, 38, 39, 40, 39A और 40। उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद 41 क्या कह रहा है, राइट टू वर्क, डीपीएसपी है बच्चों ये। 42 क्या कह रहा है, मैटरनिटी रिलीफ। 43 क्या कह रहा है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 93rd अमेंडमेंट से आया। और क्या कहता है, 43B है ये, सॉरी 43A है। 43 क्या कहता है, लेबर का क्या होना चाहिए, वर्क फोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या कहती है 43 वाली, कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो 43 में आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। 43 के बाद हम 44 में आएंगे, तो 44 क्या कहेगा, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 क्या कहेगा कि SC ST का प्रमोशन होना चाहिए। 46 क्या कहेगा कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं ना, सॉरी ये इसमें है, 45 में क्या है, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। 45 के बाद 46 क्या कह रहा है कि SC ST को उठाना है। 47 क्या कहता है, क्या कहता है हमारा, 47 कहता है लिक्वर के बारे में, कि लिक्वर वगैरह नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। 48 क्या कहता है, काऊ से रिलेटेड है। और किससे रिलेटेड है, आपका उससे रिलेटेड है, एक काऊ हो गया, और एक हो गया आपका किससे रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड करनी है, ठीक है। 48 के बाद 49 क्या हो गया, जुडिशरी, सॉरी 49 क्या हो गया आपका, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। 50 क्या हो गया, सेपरेशन। 51 क्या हो गया, इंटरनेशनल पीस। तो ये सारे के सारे याद हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ऐसे में याद करना है इनको। अब हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। बस थोड़ा सा रहेगा ये, अच्छा ये याद रख लेना, ये बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है। केसेस हमको नहीं पढ़ने, हमारे लिए ना केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप मेरी एक बात याद रखना, मेरी आप एक बात याद रखोगे कि जो फंडामेंटल राइट है ना, वो हर समय डीपीएसपी के एक ऊपर है,
फंडामेंटल राइट क्या है, हर समय डीपीएसपी के ऊपर है। कभी भी केस होगा और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आएंगे एक साथ, तो हर समय फंडामेंटल राइट को हम ऊपर रखेंगे। हर समय हम किसके राइट को ऊपर रखेंगे, फंडामेंटल राइट को। तो हर समय याद रखना, कोई सा भी केस हो, फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर देन डीपीएस। तो ये बहुत सारे हमारे केसेस हो रखे हैं। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले यूएसएसआर में आई, रशिया में, रशिया से हमने ली है, रशिया के संविधान से हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये कौन सी कमेटी के द्वारा आई, स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखना 1970, इसने रिकमेंड किया और हमारी आ गई फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्या आ गई हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और आपको पता है एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड हुई है, जो कि है राइट टू एजुकेशन। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है बच्चों। 11वीं कौन सी, राइट टू एजुकेशन, और 86 से वो ऐड हुई। ठीक है, याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी अमेंडमेंट हुआ और उसकी वजह से 42वें संशोधन की वजह से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आई, और 11वां आया 86 अमेंडमेंट की वजह से। अब इसमें क्या है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज में मर्जी है आपकी, आपको कोई बाइंड नहीं करेगा कि आपको करना ही करना है, मर्जी है। जैसे क्या क्या मर्जी है आपकी, मर्जी दिखा देते हैं। देखो, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो अगर आप भारत के सिटीजन हो तो आपको ये चीजें करनी चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए आपको कोई कोर्ट में नहीं ले जाएगा, बट ड्यूटी है, कर लो, मर्जी है आपकी। तो रेस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को। नोबल आइडियाज फॉलो करने हैं। कौन से नोबल आइडियाज, जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने दिए हैं, या फिर जो हमारे इंटेलेक्ट लोगों ने दिए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो इनके आइडियाज को हमें फॉलो करना है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमें बना के रखना है, ब्रदरहुड बना के रखना है। कभी भी देश पे खतरा आएगा तो हमें उसको डिफेंड करने के लिए तैयार रखना है। ब्रदरहुड प्रो क्या करना है, मेंटेन करना है एक दूसरे के साथ। रिच हेरिटेज और कल्चर में हमें प्राउड फील होना चाहिए, जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, जैसे हम कस्टम पहनते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशन है, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, और प्रिजर्व करना है हमें, प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट, नेचर को प्रोटेक्ट करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको क्या, आप क्या बोलोगे कि यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट, रीजनिंग होनी चाहिए उसके पीछे कि अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। और क्या करना चाहिए हमें, सेफ गार्ड करना चाहिए, किसको, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला ना, प्रोटेक्ट हम करेंगे और प्रिजर्व करेगी सरकार, जो कि आर्टिकल किस में आया था, 47 में आया था बच्चों। अब देखो 10th वाला क्या कहता है कि हमें हर एक फील्ड में एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए। मान लो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आप एथलेटिक्स में हो तो आपको बहुत अच्छा एथलेटिक्स करना चाहिए, मतलब देश को आगे ले जाना है। तो जिस भी फील्ड में हो आपको आगे जाना है। और राइट टू एजुकेशन तो पता चल गया, सिंपल है ना, बस आपको एक दो बार अपने आंखों के नीचे से गुजारोगे आपको याद हो जाएगा कि एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला था, एक हमारा ब्रदरहुड वाला था, एक कल्चर वाला था, एक हमारा नोबल आइडियाज वाला था, एक हमारा एजुकेशन वाला था, एक ब्रदरहुड वाला था, एक यूनिटी वाला था, ठीक है, और कौन सा था, फ्लैग वाला था, और कौन सा था, कंट्री वाला था। ठीक है, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो यहां तक सभी को समझ में आए, बाकी हम करेंगे कल। जय हिंद बच्चों।